हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्लास 9th का जो मैथ का भाग है उसके अंतर्गत आपका बहुपद चैप्टर आता है, पॉलिनोमियल चैप्टर आता है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर का ये पहला भाग आपके बीच जाने वाला है और आपका जिस प्रकार से कमेंट आएगा, जैसे आप पढ़िए, इस पूरे लेक्चर को देखिए और इसके बाद बताइएगा कि कितना समझ में आया है और किस प्रकार से आपको के लिए लाभदायक वीडियो है, उसी आधार पर मैं इसके आगे का वीडियो लेकर आऊँगा। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में इसमें समझेंगे, इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उदाहरण बताएंगे कि किस आधार पे हम पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे तो किन बातों पे हमारी चर्चा होगी पूरे वीडियो में, तो हम आपको बताएंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है, जैसे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। इसके बाद चर और अचर क्या होता है, बहुपद के अंतर्गत एक टॉपिक आता है चर अचर। इसके बाद यूज होगा कि एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। पद के बारे में समझेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। इसके बाद बहुपद के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब उसमें देखेंगे कि पद के आधार पे कितने होते हैं और घात के आधार पे कितने होते हैं। और इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि बहुपद कौन नहीं होते हैं, अर्थात किसको हम बहुपद नहीं कहते हैं। तो इन सब बातों पे चर्चा इस वीडियो में होगी। तो अब सबसे पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे बनता है कि बीजीय व्यंजक क्या है। तो अब समझिए कि जैसे इसके पहले आप अगर 7th या 8th में बीज गणित पढ़े होंगे, अलजबरा पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि जो चर और अचर होते हैं इन्हीं के जोड़ घटाव गुणा भाग, अर्थात इन सभी का जो संबंध होता है, जब चर और अचर का जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ और भाग के साथ संबंध आ जाता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, बीजीय व्यंजक कह देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे बीजीय व्यंजक तभी समझ में आएगा जब आप चर और अचर को समझेंगे। तो सबसे पहले चर और अचर को हम समझते हैं। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर का मतलब वेरिएबल और इसका मतलब नॉन वेरिएबल। तो जो चर होता है, कहने का मतलब कि एक प्रकार से हम समझ सकते हैं जो चलने योग्य हो। अचर का मतलब जो स्थिर हो, आचर जो चल ना सके। जैसे अगर हम कह देते हैं 3, तो अब ये बताओ कि प्रकृति में क्या आप इसको 3 को 3 ही कहेंगे, 10 थोड़ी कह पाएंगे। या अगर हम एक व्यक्ति ए से पूछे कि बताओ ये कौन है, तो आप कहोगे 3 है अर्थात 3 है। बी से पूछे वो भी 3 बताएगा, सी से पूछे वो भी 3 बताएगा। तो कहने का मतलब इसका मान फिक्स है, ये चलने योग्य नहीं है, तो इसको हम क्या कह दिए, अचर कह दिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम x लिख देते हैं या y लिख देते हैं या z लिख देते हैं, तो अब ए पर्सन से हम पूछेंगे, कहेंगे बताओ x क्या है, तो वो कह सकता है हमने x के स्थान पे 10 मान लिया। और दूसरे से पूछे वो कह दिया हम x के स्थान पे 15 मान सकते हैं। एक से पूछे x के स्थान पे 100 मान लिया। तो समय के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार, अलग अलग व्यक्तियों के मतों के अनुसार क्या हो रहा है, x का मान चेंज हो रहा है, बदल रहा है। कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, अपना वैल्यू बदल रहा है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, चर कह देते हैं। तो सामान्यतः ये जानते रहिएगा कि जो इंग्लिश वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट के लेटर होते हैं ए से जेड तक, ABCD या मुख्यतः XYZ, इन सभी को हम चर के कैटेगरी में रख सकते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा उसी आधार पे। और जो आपकी गिनती के अक्षर होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, अचर कह देते हैं। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 3 गुणे x किए, तो यहाँ क्या हुआ, 3x हुआ। तो अब बताओ 3 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो यहाँ पे गुणा का संबंध आया कि नहीं, तो ये 3x आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 + x कर दें, तो ये बताओ क्या है, 3 अचर है और x क्या है, चर है। तो यहाँ पे जोड़ का संबंध है, तो ये भी क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। या यहाँ पे 3x - आप 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे 3x - 2, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये सब आपके क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक और चर अचर आपको समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर का मेन टॉपिक आता है कि बहुपद क्या होता है। तो हम सबसे पहले आपको बहुपद समझाते हैं क्या होता है। बहुपद का मतलब ये होता है
कि आपका जब चर और अचर है ना, अर्थात कह सकते हैं कि जो एक विशेष प्रकार का क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक पर्टिकुलर जो बीजीय व्यंजक होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद कह देते हैं। अब समझिए कैसे, जैसे यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 3x लिख दिए, तो ये भी आपका क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ये भी क्या है, बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए, ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ पे हम अगर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए, ये भी क्या है, बहुपद है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं, एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को। तो यहाँ पे बहुपद की परिभाषा हम कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजकों को ही क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार के होते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब इसमें ये समझने वाली बात है कि एक चर वाले बहुपद किसे कहेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक चर वाले बहुपद। अब इसमें ये समझो कि एक चर का मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक चर हो, चलने योग्य जो संख्या, जैसे x है y है, तो अब बताओ x एक चर हुआ, y एक चर हुआ, z एक चर हुआ। तो ऐसा जो बीजीय व्यंजक बने, अर्थात एक ऐसा बहुपद बने जिसमें केवल एक चर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, और जानते रहिएगा कि बहुपद की इंग्लिश पॉलिनोमियल्स होती है, इसलिए उसको हम p से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, px। कहने का तात्पर्य अगर यक्स लिखा जाएगा तो आपका जो बहुपद है वो यक्स के फॉर्म में होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 3x + 5। अब इसमें ये बताओ कि px = 3x + 5 अगर हम लिख देते हैं तो इस कंडीशन में ये आप बताइए कि इसमें कितने चर हैं। यहाँ पे x ही तो एक चर है, तो इसको हम क्या कह देंगे, एक चर वाले बहुपद कह देंगे। लेकिन अगर ऐसा हम कहीं उदाहरण दे दें, x² + 2xy + 5, तो अब ये बताओ क्या यह बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक y चर है और एक क्या है, x चर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाले बहुपद हो जाएंगे। तो इन सभी का वर्णन आप इस स्तर पे नहीं करेंगे, अभी आपको केवल 9th-10th में एक चर वाले बहुपद से ही सामना करना है। इसके बाद तो आगे सामना बहुत चीज़ों से करना है, वहाँ पे एक से अधिक चर वाले बहुपद भी मिलते हैं, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, एक चर वाले बहुपद को समझना। अब इसके आगे हमने आपको बताया कि एक चर वाले बहुपद किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक चर हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद। अब इसमें ये एक बात हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बहुपद लिख दिए px, x के रूप में चर का काम करेगा, यहाँ पे हम लिख दिए 3x + 2 लिख दिए। तो अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए पद क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, देखो हम आपको छोटी से छोटी बात बताएंगे और इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, तब आपके एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके दिमाग में पहले टॉपिक कैसे उस चैप्टर तक जाना है, अंदर तक गहराइयों तक, उसको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो अब देखो, जैसे पद का अगर बात किया जाए तो पद क्या होता है, तो पद का मतलब ये होता है कि जैसे टर्म, अब यहाँ पे 3x + 2 लिखा गया, तो पद क्या होता है, प्लस और माइनस से विभक्त किया जाता है। कभी भी पद का जो निर्धारण है गुणा और भाग से नहीं किया जाता है, पद का निर्धारण हमेशा प्लस और माइनस से किया जाता है। अब यहाँ इसको हम एक पद कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, एक पद, अलग अलग। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने पद हो गए, दो पद हो गए। अगर कोई लिख दे कि 3x × 2, बताइए ये कितने पद हैं इसमें, तो कन्फ्यूजन में ये मत कह दीजिएगा कि एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप गुणा करोगे 3 दूना 6x आ जाएगा कि नहीं। तो पद का निर्धारण हमेशा प्लस और माइनस से किया जाता है। तो पद कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि कितने टर्म इसमें हैं। जैसे ऐसे लिख दिया गया 3x, तो एक पद है। यहाँ पे 3 केवल लिख दिया गया, तो ये भी एक पद है। इस प्रकार से यहाँ 3x² + 2x + 3 लिख दिया गया, तो इसमें बताओ कितने पद है, 1 2 3 पद है।
तो ये तो आपका क्या हो गया, पद हो गया। एक क्या होता है, गुणांक होता है। एक शब्द आपका आता है गुणांक, अर्थात कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। तो जानते रहिएगा कि जो चर होते हैं उनके आगे जो अचर संख्या लिखी जाती है उसी को चर का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x² + 5x + 4, ऐसे लिख लेते हैं, एक बहुपद है। अगर इसमें कह दिया जाए कि आप ये बताओ कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के जो पहले लिखा जाएगा उसी को क्या कह देंगे, x² का गुणांक कह देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ 4 किसका गुणांक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या हम इसके स्थान पे x⁻0 नहीं लिख सकते हैं? 4, जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x⁻0। x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम कह सकते हैं कि x⁻0 का ये क्या है, गुणांक है। तो यहाँ पे समझ जाइएगा, दो हम यहाँ पे बातें किए, एक तो पद के बारे में बताए और एक क्या बताए, गुणांक के बारे में बताए। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि बहुपदों को कितने भागों में बांटा गया है, कि जैसे बहुपद के प्रकार कैसे निर्धारित किया जाता है। तो बहुपद को 2 आधार पे बांटा जाता है, एक तो पद के आधार पे बांटा जाता है और एक क्या बांटा जाता है, घात के आधार पे बांटा जाता है। अब यहाँ पे घात की चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। जैसे देखो, एक बहुपद आपका क्या हुआ, px, 3x² + 4x + 9, मान लीजिए इस प्रकार से है। अब घात का मतलब ये होता है कि पावर, जैसे हम लिख दे 2⁻3, तो यहाँ पे 3 को क्या कहते हैं, 2 का घात कहते हैं। यहाँ पे 4⁵ लिख दे तो 5 को क्या कहते हैं, 4 का घात कहते हैं। तो इसी प्रकार से पॉलिनोमियल के अंतर्गत कोई भी बहुपद हो जो उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ऐसे दे देगा px = 3x² + 4x + 9, इसमें बताओ बहुपद की घात क्या होगी। तो जो सबसे बड़ी चर की घात होती है उसी को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो x की घात क्या है, 2, तो बहुपद की घात क्या होगी, 2। अगर इस प्रकार से आपका पॉलिनोमियल हो 3x⁴ + 5x + 5x² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। तो अब इसमें ये बताओ कि बहुपद की घात क्या होगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। तो ये बहुपद की घात 4 हो गई। अगर केवल 2 लिख दिया गया तो अब बताओ बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात देखने के लिए हम क्या करते हैं, चर की घात देखते हैं ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो चर है ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो अभी हमने बताया, क्या हम इसमें x⁻0 से गुणा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। x⁻0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करोगे तो वही तो संख्या आती है। तो अब बताओ यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस प्रकार के बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ये सब आगे अभी समझाएंगे कैसे हो रहा है। देखिए, पद के आधार पे और घात के आधार पे। तो जो पद के आधार पे होता है इसमें हम कह सकते हैं जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और इसके बाद द्विपदी बहुपद, इसके बाद त्रिपदी बहुपद, और इसके बाद चतुर्पदी बहुपद। इस प्रकार से आप पंचपदी कह सकते हैं, जितना भी कहना चाहें इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अब समझते हैं कि एक पदी बहुपद किसे कहेंगे। तो एक पदी बहुपद का मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, सिंगल टर्म हो, उसी को हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अब यहाँ पे जैसे px हम लिख दें, 3x केवल लिख दें, तो बताओ इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, तो इसको एक पदी बहुपद कह देंगे। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि सर 3 × x कर दें हम,
तो 3 गुणे तुम यक्स करोगे तो गुणा हमने बताया कि प्लस और माइनस के आधार पे ही पदों का निर्धारण होता है, ना कि भाग और गुणा के आधार पे। तो ये एक पदी बहुपद हुआ। इसी प्रकार से द्विपदी बहुपद जब आएगा तो आप यहाँ अब कह रहे हो कि सर आप यक्स ही हमेशा क्यों ले रहे हो, आप वाई लेकर देखो ना, हम मना थोड़ी किए हैं, वाई रखो। तो जब वाई आप रखोगे तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 3y² + 2 कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब बताओ एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो इसको हम क्या कह देंगे, द्विपदी बहुपद कह देंगे। जब आप पद के आधार पे बताएंगे तो घात पर कोई ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पे 5 घात है, 10 घात है, 20 घात है या 1 है, 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल इसमें आप टर्म देखो कि कितने टर्म हैं। अब अगर आप त्रिपदी बहुपद की गणना करना चाहेंगे तो कहने का मतलब जिसमें 3 पद हो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x³ + 2x² + 3x + 4, ऐसा अगर लिख दें हम। तो अब बताओ त्रिपदी का बात कर रहे हैं तो केवल 3 ही पद होने चाहिए, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो इसको त्रिपदी बहुपद कह देंगे। चतुर्पदी में क्या होगा आपका px = अगर हम लिख दें 4x³ + 2x² + 9x + 5, इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इसको हम क्या कह सकते हैं, चतुर्पदी बहुपद कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर टर्म के आधार पे आपके बहुपद की गणना करनी हो तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, 3 पदी बहुपद और चतुर्पदी बहुपद, इसके बाद पंचपदी, षष्ठपदी वो सब आता रहेगा। तो आप जितने भी पद होंगे उसी आधार पे कह सकते हैं। एक और हम कह सकते हैं अचर पद बहुपद, अचर बहुपद या अचर पद बहुपद। ये क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुपद, जैसे हम px को अगर 3 ही लिख दें तो क्या ये बहुपद नहीं है, बताओ, व्यंजक तो होगा ही। इसमें हम क्या कर सकते हैं, x⁻0 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं, 3 अचर की घात और यहाँ यक्स क्या है, चर की घात। और जब चर अचर आपस में प्लस माइनस गुणा भाग किसी भी संबंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो उनको बीजीय व्यंजक कहते हैं, और बीजीय व्यंजक को ही क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। तो अगर आपका केवल अचर पद दिया गया हो तो उस प्रकार के बहुपद को हम क्या कह देते हैं, अचर पद बहुपद कह देते हैं। देखो A to Z 0 से लेकर हम बता रहे हैं, ऐसा आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए जिसको भी समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों का भी भला करिए, और भला करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब इसके आगे हम समझते हैं कि घात के आधार पे कैसे बहुपद का निर्धारण करेंगे। अब इसमें समझिए कि घात के आधार पे कैसे बहुपद का निर्धारण करेंगे। तो इसमें भी यही है, एक घातीय बहुपद, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, जिसे ही हम द्विघात बहुपद भी कहते हैं, यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद, और इसके बाद क्या हो गया चतुर्घातीय बहुपद, पंचघातीय बहुपद, इस प्रकार से जाता रहेगा। और एक इसी में आ जाता है सबसे पहले ही शून्य घात बहुपद, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अब इसमें समझते हैं कि घात के आधार पे, तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे px को हम 3x⁵ + 2x² + 5 लिख देते हैं, तो इस स्थान पे अगर पूछा जाए बताओ बहुपद की घात क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि सर बहुपद की घात 5 है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो है अधिकतम पावर क्या है, 5 है, तो बहुपद की घात 5 हो गई। तो इसी प्रकार से जब एक घातीय बहुपद की बात आएगी तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद हो जिसमें पावर क्या हो, 1 हो, अर्थात उस बहुपद का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 3x + 2 लिख दें, तो अब देखो इसमें पद कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि मैक्सिमम पद भी इतने हो सकते हैं और मिनिमम तो आप एक भी पद ले सकते हैं। जैसे समझो 3x + 2 कर दिए, बहुपद की घात क्या है, 1 है, इसकी घात क्या है, 1 है, तो इसको हम एक घातीय बहुपद कह दिए। इसी को हम एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं ax + b।
इस प्रकार की जो बहुपद होता है ax प्लस बी प्रकार का जो बहुपद होता है उसको हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। और जब आप रेखा में पढ़ेंगे ना तो इसी को सरल रेखा अर्थात लीनियर अर्थात रैखिक रेखा भी कहते हैं। एक लीनियर फॉर्म में जो रेखा रहती है ax प्लस बी को कहते हैं। अब इसके बाद समझो कि 3x प्लस 2 आपका क्या हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कोई आपका दोस्त पूछ ले कि ये बताओ भाई कि एक घातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो अधिकतम तो 2 पद हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या हो सकते हैं, 1 पद भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे केवल आप ax लिख दें, ये भी एक घातीय बहुपद है। तो इस प्रकार से जानते रहिएगा। और द्विघातीय बहुपद में क्या होता है, तो द्विघातीय बहुपद में ये होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 2x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें ये बताओ कि इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो अब इसको हम क्या कह देंगे, द्विघातीय बहुपद, या इसी को हम द्विघात बहुपद कह देते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगला चैप्टर आपका यही है। अब इसमें अगर आपको जनरल फॉर्म बताना हो कि जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे तो जानते रहिएगा ax² प्लस bx प्लस c। जैसे देखो 2 के स्थान पे 1, x के स्थान पे x² ही, 4 के स्थान पे b, इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ पे ए बी सी आपका क्या है, जैसे पूछ ले ए बी सी क्या है, तो ए बी सी आपका क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। जैसे देखो ए बी सी किसका काम कर रहा है, अचर पद का काम कर रहा है। तो अब अगर पूछ ले कि ये बताओ कि द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो 1 2 3 पद, अधिकतम 3 ही पद हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1 पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं। इस प्रकार से जानते रहिएगा। लेकिन ए कभी भी नॉट इक्वल टू 0, ए को 0 मत रख देना। अगर ए को 0 रखोगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा। पूछो कैसे, यहाँ ए के स्थान पे अगर आप 0 रख देते हो तो ए 0 रखोगे तो x² 0, तो यहाँ 0 bx प्लस c। अब बताओ इसका घात क्या है, 1 है ना, तो ये एक पदी बहुपद हुआ कि नहीं, तो ये द्विपदी बहुपद नहीं रह जाएगा। तो इस कंडीशन में कभी ए को 0 मत रखना। अब द्विघात बहुपद की चर्चा कर लिए, अब इसके बाद त्रिघात बहुपद की चर्चा हम करते हैं। तो त्रिघात बहुपद की जब हम चर्चा करेंगे तो कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो। तो px को हम यहाँ लिख सकते हैं 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसा कोई बहुपद लिख दें। तो अब इसमें ये समझो कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, इस आधार पे ये बताओ घात कितनी है, 3 है। मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। तो इसको हम क्या कह देंगे, त्रिघातीय बहुपद कह देंगे। तो इसका अगर जनरल टर्म पूछा जाए तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अर्थात इस प्रकार से जो है त्रिघातीय बहुपद को लिखा जाता है। मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 1 2 3 4 टर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक घातीय द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद की चर्चा कर ली। अब अगर पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए कि px = अगर 4 लिखा गया है तो इसको घात के फॉर्म में कौन सा बहुपद कहेंगे, तो अब ये बताइए कि अगर टर्म के फॉर्म में कहा जाए तो दिमाग तुरंत जाना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, अचर पद बहुपद कहेंगे। तो इसी आधार पे अगर घात में पूछा जाए तो बताओ क्या 4 में हम x⁻0 का गुणा नहीं कर सकते हैं, स्वाभाविक है कर सकते हैं। x⁻0 का मतलब 1 होता है। तो जब ऐसा करेंगे तो बताओ यहाँ पे लिखा आया 4x⁻0। तो अब बताइए कि घात क्या है बहुपद की, 0, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, शून्य घात बहुपद, अर्थात जो यहाँ पे लिखा गया पहला शून्य घात बहुपद, तो इसको हम क्या कह देंगे, शून्य घात बहुपद। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सिखाया, आपने सीखा कि बहुपद के टाइप्स, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या हैं, पद के आधार पे और इसके बाद घात के आधार पे। अब हम ये समझेंगे कि कब बहुपद नहीं होगा। जैसे कुछ कंडीशन में हो सकता है कि उसको हम बहुपद ना कहें, तो इसको हम समझते हैं। कई मिनट। अब देखिए, अब हम चर्चा ये करेंगे कि किसे हम किस कंडीशन में बहुपद नहीं कहते हैं, जैसे बहुपद कब नहीं कहा जाएगा। अब जैसे समझिए यहाँ पे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, px = x + 1/x।
अब इसमें ये बताओ कि x लिखा गया +1/x, सर क्या ये बहुपद है, इसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे? तो इसमें समझते रहिएगा, हम आपको 3 बातें बताते हैं। कितनी बातें? 3 बात। इसको गांठ बांध लीजिए, दिमाग में अपने हमेशा नोट कर लीजिए कि बहुपद जब पहचानना हो तो पहली बात ये आप जानते रहिएगा कि कभी भी आपका चर बटे में नहीं होना चाहिए, अर्थात भाग के नीचे नहीं होना चाहिए। बटे का मतलब कि ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है। तो कभी भी जो चर है आपका वो हर में नहीं होना चाहिए, ये पहली बात आप याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि कभी भी जो चर है उसका जो घात है वो बटे में नहीं होना चाहिए, अर्थात भिन्न में नहीं होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि चर की जो घात है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। मेरी देखो बातों को आप ध्यान रखिए, क्या मैं लिख रहा हूँ इस पे कम, क्या मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी भाई लिखावटी तो उतना अच्छा नहीं है, मैं उतना प्रेजेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो बातें बोलूँगा उसको आप ध्यान दीजिए। तो पहली बातें क्या कहा कि चर जो है कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये मैंने कहा कि चर की जो घात है वो कभी भिन्न रूप में नहीं होना चाहिए, या अगर हम यहीं पे समझ लें कि चर कभी रूट में नहीं होना चाहिए, कभी क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, अर्थात इस प्रकार से जैसे यहाँ पे x लिख दें, यहाँ पे y लिख दें, यहाँ पे z, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए चर के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब तीसरी बात ये आती है कि कभी भी जो चर का पावर है, चर का जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, अर्थात चर का जो पावर जैसे x है उसका पावर कभी -1 ना हो, x का पावर -2 ना हो, अर्थात कह सकते हैं सिंपल रूप में निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो बहुपद नहीं होंगे। जैसे घूम फिरा के बात एक ही है, लेकिन ये 3 बातें अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी सवाल आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चनों की बमबारी करते हैं और आप आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया गया px इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब ध्यान से बताओ यहाँ x क्या है, चर है, ये हर के रूप में आया कि नहीं, बटे में आ गया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाए px इज इक्वल टू √x प्लस 3x² प्लस 5, ऐसा लिख दिया जाए तो क्या ये बहुपद है? यहाँ पे बताओ चर क्या है, रूट के अंतर्गत है, अर्थात वर्गमूल के अंतर्गत है। और जानते हैं आप, जैसे हम √x लिखते हैं तो कहने का मतलब x का पावर 1/2, यहाँ पे आप 3 लिखते हो तो कहने का मतलब 1/3, यहाँ पे आप 4 लिखते हो तो कहने का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो अब बताओ यहाँ पे पावर भिन्न रूप में हुआ कि नहीं, और भिन्न रूप में आपका पावर नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन में px इज इक्वल टू ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे px इज नॉट इक्वल टू, अर्थात ये लिख देंगे नॉट इक्वल टू। अब समझो कि अगर हम आपको देखो ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइएगा, ध्यान क्या लगाओगे, जैसे हम लिख दें कि x² प्लस 2x प्लस 5। अब बताओ ये क्या बहुपद है? अब तो आधे लोग ये क्या करेंगे ना, ऐसे देखेंगे, कहेंगे कि सर यहाँ पे रूट है, यक्स आपका चर है, चर रूट में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब x² है और x² का जब रूट निकालोगे तो x आएगा कि नहीं, 2x प्लस 5, 2x जोड़ोगे 3x प्लस 5। अब इसमें ये बताओ कहाँ पे आपका रूट है और कहाँ पे ये बटे में है और कहाँ पे ये निगेटिव है घात। कोई ये तीनों नियम का फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कि आपको डायरेक्ट दे दिया जाए और तुम सही कर लो। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहाँ पे कैसे पूछा जा रहा है, ये मायने रखता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि px इज इक्वल टू x की पावर -2 प्लस 5x² प्लस 4,
ये बताओ आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अब देख रहे हैं कि x का पावर -2 है और हमने पढ़ा कि चर का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे px इज नॉट इक्वल टू। तो इस प्रकार से आप विभेद कर सकते हैं कि किसको आप पॉलिनोमियल कहोगे और किसको नहीं कहोगे। कितनी बातें? 3 बातें। पहला, आपका जो चर हो वो बटे में ना हो। दूसरा, आपका जो चर हो उसका घात भिन्न के रूप में ना हो, अर्थात रूट में ना हो। और तीसरा, चर का पावर कभी भी निगेटिव ना हो। तो ये 3 बातें जानते रहिएगा। अब इसके बाद हम पूरा समरी कर देते हैं कि अगर परिभाषा बहुपद का देना हो, कोई पूछ ले, अभी तक तो हमने बहुपद सब कुछ बता दिया, बहुतों के दिमाग में ये नहीं गया होगा कि वास्तव में बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को परिभाषित करने के लिए आप इसका एक सांकेतिक रूप में ऐसा लिख सकते हैं कि an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, और इसी प्रकार से यहाँ पे a1 लिख दीजिए और x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a0 मतलब a0 जो लिखा गया इसको a0 कहते हैं। तो यहाँ x की पावर क्या आ जाएगा 0। तो बहुपद को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये इसका क्या है सांकेतिक फॉर्म है। और यहाँ पे an जो है नॉट इक्वल टू 0, इसको ऐसा मत करिएगा। अब समझिए कि जब a का n था, जैसे हम n के स्थान पर 2 रख देते हैं तो ये कौन सा बहुपद बनेगा। आप देखते हैं, इसको हम द्विघात बहुपद बना देंगे। जैसे n के स्थान पे 2 रखना है तो px, अब यहाँ पे देखो an के स्थान पे 2 रखे, a2 हुआ, x की पावर 2 हुआ, प्लस a 2 में से 1 गया 1 आया, और x 2 में से 1 गया 1 आया, प्लस इसी प्रकार से आपका क्या हो गया a1, और n के स्थान पे क्या है, n यहाँ पे है ही नहीं, या हम कह सकते हैं a1 नॉट x नॉट, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बताओ सबसे ज़्यादा x की घात क्या है 2 है, तो हम इसको क्या कह देंगे द्विघातीय बहुपद कह देंगे। तो n के मान पे ही निर्भर करेगा कि कितने पावर का बहुपद बनेगा। तो यहाँ पे बहुपद का जो पूरा एक टॉपिक था कि बहुपद कैसे पढ़ा जाएगा, बहुपद क्या होता है, ये पूरा ख़त्म होता है। अब NCERT का हम इस पे एक्सरसाइज कराएंगे कि इस पहले एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कराएंगे, इसके बाद हम सेकंड पे चलेंगे। तो अगर तनिक भी अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल हो, तो सबसे पहले तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले पार्ट के साथ नई जोश के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।